नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। कच्चे तेल में तेज गिरावट का सेशन देखा गया। 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। यूएस के बाजारों की अगर बात की जाए तो सीमित दायरे के कारोबार में हल्की बढ़त। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई के पास मजबूती के साथ खड़ा हुआ है सेफ हेवन के नाते, और चांदी 6 हफ्तों की ऊंचाई पर। वहीं भारतीय शेयर बाजारों के लिए आज का जो दिन है, जो ग्लोबल बाजारों से संकेत आ रहे हैं वो थोड़े सुस्त हैं। गिफ्ट निफ्टी करीबन 25,000 के आसपास कारोबार करता हुआ, डाउ फ्यूचर्स सपाट, जापानी बेंचमार्क ने कई 100 अंक नीचे। वहीं आज HCL टेक के इन्वेस्टर के साथ साथ HAL, जोमैटो, वोडा आइडिया की जो AGM है, उन तमाम फैक्टर्स पर रहने वाली हमारी नजर। और कारोबार जगत की जो तमाम बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराते हैं। देखते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक सुर्खियां। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पूरे किए 10 वर्ष। 2024 में 53 करोड़ के पार पहुंची जनधन खातों की संख्या। 55% से अधिक खाते महिलाओं के नाम। पीएम जनधन योजना के तहत 3 करोड़ नए खाते खोलने की प्लानिंग है सरकार की। नमो ऐप पर आज अगर आप इससे जुड़े आसान सवालों के जवाब देते हैं तो आप बनेंगे इनाम के हकदार। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। ग्रोथ प्रोजेक्शन के हिसाब से 2024 में भारत 7% के साथ सभी देशों से सबसे आगे। वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो उसमें चीन और अमेरिका को भी पछाड़ा भारत ने। डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में अहम बदलाव करेगी सरकार। 1 से अधिक PPF खाता होने पर ब्याज में होगी कटौती। नए बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से होंगे लागू। और जो ग्लोबल संकेत थे उसके उलट बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। निफ्टी 25,000 के पार, सेंसेक्स भी 81,000 से ऊपर के लेवल्स पर खुला है। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए अब देख लेते हैं दुनिया भर के बाजारों का हाल इन खबरों के बाद। और शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी के साथ। हालांकि जो शुरुआती लेवल्स थे उसमें दबाव देखा जा रहा था। अभी क्या सूरत हाल है? सपाट दायरे में कारोबार, 25,016 का लेवल, 3 अंकों की हम एक अपटिक मान सकते हैं। लेकिन सेंसेक्स का जो ओपनिंग काउंटर था वो क्या रहा? बढ़त के साथ खुले थे भारतीय शेयर बाजार। 81,740 का लेवल, 28 अंकों की बढ़त। और वहीं निफ्टी का रुख भी देखते हैं। निफ्टी किन लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 25,000 का लेवल है, 20 अंकों की बढ़त। आज वोडा आइडिया की AGM है तो उस पर रहेगी खास नज़र। टेलीकॉम जब हम बात करते हैं सेक्टर की, उसकी अग्रणी कंपनी है वोडा आइडिया, तो देखेंगे कि वहाँ पर क्या बातें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर क्या सामने निकल कर आ रहा है वो है टॉप गेनर्स, यानी कि वो तमाम स्टॉक्स तो चार्ट पे लीड करते हुए, जिसमें L&T, M&M, विप्रो, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया इस वक्त बढ़त के साथ। L&T को बड़ा ऑर्डर मिला है, उस वजह से जो काउंटर है उसमें आप एक एक्शन देख रहे हैं। 2% की बढ़त के साथ चार्ट को लीड करता हुआ। लेकिन मुनाफा वसूली कहाँ हावी है? यानी कि अगर देखते हैं लूजर्स पैक को तो श्रीराम फाइनेंस, डिविस लैब, एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्रा सीमेंट्स की अगर बात करें तो आधे फीसद के गिरावट के साथ ही तमाम काउंटर्स इस वक्त लूजर्स पैक में हैं। तो किस तरह से आज शेयर बाजार में, जो चाहे हम बात करें फार्मा, IT, मेटल्स और बैंकिंग में दिखी खरीदारी या रहेगी मुनाफा वसूली हावी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कंपनी अर्निंग्स के साथ साथ अब तमाम जो बड़ी कंपनीज इनके AGMs भी सामने आ रहे हैं, तो वहाँ से बाजार किस तरह से आगे ट्रेड करता हुआ। और आइए अब सीधे रुख करते हैं आज के बड़े फोकस की तरफ। तो बात करते हैं साल 2014 में जिस तरह मोदी सरकार ने सबका खाता भाग्य विधाता का जो स्लोगन है उसके साथ जनधन योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद योजना के उद्घाटन के पहले ही हफ्ते में 18 मिलियन बैंक खाते खोले गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच पूरी दुनिया में एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक खाते खोले गए थे। और आज इस योजना को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल बेमिसाल। कैसी रही ये उल्लेखनीय प्रगति, जिसे वित्तीय समावेशन के लिहाज से सबसे बड़ी योजना माना जाता है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जब मिशन मोड में सरकार की पहली योजना की शुरुआत की तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बन जाएगी। गरीबों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पीएम जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14.52 करोड़ थी, जो 2024 में 53.15 करोड़ पर है। उस समय इन खातों में करीब 15,600 करोड़ जमा थे, जो अब बढ़कर 2.31 लाख करोड़ हो गए हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 55.6% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। रुपए डेबिट कार्ड की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 36.14 करोड़ पर पहुंच गई है। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 66.6% खाते गांवों और कस्बों में हैं। जनधन खातों को मोबाइल और आधार संख्या के साथ जोड़ने के बाद सरकार को लाभार्थियों की पहचान आसान हो गई और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनधन आधार मोबाइल की आधारभूत संरचना ने गवर्नेंस के नए मॉडल डीबीटी व्यवस्था को जन्म दिया। डीबीटी के जरिए बीते 10 सालों में 34 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचाए गए हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी काफी फायदा हुआ है। Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has been a pivotal scheme as far as financial inclusion in India is concerned. The interesting thing to know is that if not for the scheme, it would have taken India another 50 years to reach the kind of milestone of 55 crore people getting included in the formal financial system, according to a World Bank report. At Women's World Banking, we actually worked with 3 large public sector banks, BOB, Indian Bank and Union Bank of India, where we designed a product called Jan Dhan Plus. Basically consists of 3 components: a small savings nudge product, along with a gender-sensitive banking correspondent and a banking Sakhi agent, and toolkit for conducting awareness camps and registration camps. These 3 were instrumental in actually reaching close to 21 million women through our Jan Dhan Plus solution. क्यों इतना लोकप्रिय है जनधन खाता? पीएम जनधन योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जो जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। प्रत्येक खाता धारक को फ्री रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हर खाते पर 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर का भी लाभ मिलता है। हर खाते पर इस योजना के तहत 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। कोविड के दौरान जनधन खातों में धनराशि पहुंचाने में काफी मदद मिली। असमय मृत्यु की स्थिति में इन खातों से जुड़ी बीमा राशि ने बड़ी राहत दी। 2018 के बाद बीमा राशि और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। आज गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाएं पहुंच रही हैं। लोग रुपए कार्ड का आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल लेन देन बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जो हमें पॉकेट मनी मिलती है हम इसमें जमा करते हैं, जिससे हमें बचत करने की आदत पड़ गई है। 8 साल से मैं इस खाते से लेन देन कर रही हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद। इसके अंतर्गत गैस सब्सिडी, नरेगा और इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा का फ़ायदा हमको इससे मिल रहा है। इस योजना के जुड़ने के बाद बैंकिंग प्रणाली की काफ़ी सुविधा हमको मिलने लगी है। इसलिए जनधन योजना जब से चालू हुई है तब से हमको इसका फायदा मिला। पीएमजेडीवाई ने 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश में सरकार की वित्तीय समावेशन रणनीति की आधारशिला के रूप में काम किया है और जनधन योजना को अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत कर वंचित लोगों को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो आज इस फोकस पे ही रहेगी हमारी नज़र। और जिस तरह से सरकार का लक्ष्य जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके दौरान 3 करोड़ से अधिक का प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने का रखा गया है। और वित्त मंत्री साहिबा ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल अगर माना जाए तो उसमें से एक है। मार्च 2015 में प्रति खाते में जो औसत बैंक बैलेंस यानी जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस था वो 1065 रुपया था, जिसे अगर अभी हम माने यानी कि अगस्त 2024 तक बढ़ाकर 4262 रुपये किया गया है। 80% खाते इस वक्त सक्रिय हैं यानी एक्टिव मोड में हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा वेतन से लेकर उज्ज्वला योजना सब्सिडी और कोविड-19 के दौरान आम जनता को जो डीबीटी के माध्यम से पैसा मुहैया कराया गया, इस योजना ने मोदी सरकार की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। आज 10 साल बाद भी इन खातों में आम लोगों के अरबों रुपए जमा हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में जीरो बैलेंस खातों की भी अनुमति, यानी अगर आपके पास खाते में कोई पैसा नहीं है तो वो तब भी आपका खाता निष्क्रिय नहीं होगा। और केवल 8% से कुछ ऐसे खाते हैं जिसमें जीरो बैलेंस है। वहीं एक अच्छी खबर और भी है आज ही के दिन, वो ये है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को क्योंकि 1 दशक पूरा हो गया है और इसका जश्न मनाया जा रहा है, इसके तहत इस योजना से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देकर अब कोई भी इनाम जीत सकता है। नरेंद्र मोदी _ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इसकी जानकारी साझा की गई है। पोस्ट में बताया गया कि परिवर्तनकारी प्रधानमंत्री जनधन योजना 1 दशक का जश्न मनाए, जनधन 10 out of 10 चैलेंज स्वीकार करें। आगे पोस्ट में कहा गया कि 10 आसान सवालों के जवाब दें और प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर किए हुए उनकी गवर्नेंस की किताब जीतें। ये क्विज आज पूरे दिन नमो ऐप पर लाइव होगी, तो आप भी इस क्विज को खेलिए और इसका फ़ायदा उठाइए और प्रधानमंत्री की हस्ताक्षर से जुड़ी जो गवर्नेंस कॉपी है उसे घर लेकर जाइए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर इसी योजना से जुड़े कुछ अहम पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे। आप जुड़ रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज प्रधानमंत्री जनधन योजना को जो कि 10 साल पूरे हो रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। पहला सवाल मेरा यही है, बिल्कुल पहला सवाल यही है सर कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो 10 साल बेमिसाल हैं, इस उल्लेखनीय प्रगति को आप किस तरह से देखते हैं, खास तौर पे तब जब वित्तीय समावेशन की अग्रणी दूत बनकर इस योजना ने कई ऐसे अहम बदलाव किए हैं जो आर्थिक अध्याय के लिहाज से कई दशकों तक जाने जाएंगे। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके आज 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 10 वर्षों का जो सफर है ये बहुत ही शानदार रहा है। इसमें आज तक हम लोग 53 करोड़ जनधन खाते खोल चुके हैं। मतलब आप ये मानिए कि देश के जितने वयस्क हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमारे वयस्क जो हैं वो जनधन खातों के द्वारा बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आपने पहले कार्यक्रम में बताया कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो खाते हैं वो ऑपरेशनल हैं, उनमें जो बैलेंस है वो भी बढ़ रहा है। और इसके माध्यम से जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो डीबीटी है, उनसे सीधे बेनिफिशियरी के खाते में जो देने का सरकार का प्रयत्न है वो भी कामयाब हो। प्रशांत जी, इसमें एक चीज़ हमने बहुत अहम देखी कि डिजिटल जो पब्लिक इंटरफेस है उसको कैसे हमने बहुत सुदृढ़ बनाया कि G20 की रिपोर्ट भी ये मानती है कि जो हम 47 यानी कि 50 सालों में करते वो बहुत कम समय में किया गया। उस लिहाज से जैम ट्रिनिटी और फिर महिलाओं को सशक्त बनाने में इस योजना की उल्लेखनीय प्रगति रही है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, जिसको हम UPI के नाम से जानते हैं,
यूपीआई की सक्सेस में, सफल होने में जनधन खातों का बहुत बड़ा योगदान है। आज की डेट में अगर हम देखें तो जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो रेडी पटड़ी पे अपना सामान बेचते हैं, सबके पास क्यूआर कोड रहता है जी। और जिसके द्वारा वो डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। इनके सबके पीछे जनधन खाते ही हैं। अगर उनके पास जनधन खाते नहीं होते तो आज ये डिजिटल लेन देन वो नहीं कर सकते थे। तो इससे ना सिर्फ उनको अपना पैसा जो सीधे खाते में मिलने में आसानी हो रही है, बल्कि उनका जो पैसा है वो सेफ भी रहता है। और ओवरड्राफ्ट की सुविधा को बढ़ाया गया इस योजना में, इस योजना के विस्तारीकरण में लगातार नित नए कदम जो हैं वो इसमें जोड़े गए। और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो तमाम योजनाएं हैं, आप स्टैंड अप इंडिया योजना की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की बात कर लीजिए, स्वनिधि योजना, ये एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड होती गई। और उसका सबसे अहम कारक था कि भाई आपके पास क्योंकि एक अकाउंट है, इसीलिए आप इन तमाम योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं। जी, हमारी जो जनधन योजना थी, इसका जो एक मेन स्तंभ जो था वो था खाता देना, लेकिन दूसरे जो स्तंभ थे इसके वो था कि हर एक जगह पे बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सके, उसको इंश्योर करना। आज की डेट में मैं ये कहना चाहूंगा कि 99% से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनके 5 किलोमीटर के अंदर बैंक या बैंक के जो बीमा सखी, जो बैंकिंग सखी हैं, वो अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो पेंशन सुविधाएं और जो बीमा सुविधाएं दी गई, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये भी सभी जनधन खातों के ऊपर ही आधारित होकर ये जनता को दी गई। ये जो एक गैप था, अगर हम बात करें सरकार की पहुंच और फिर लोगों तक स्कीम्स पहुंचाने में, जिसमें कहीं ना कहीं मिडिलमैन, अगर 2014 से पहले की बात की जाए, उनकी एक अहम भूमिका होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अब डीबीटी है, सीधा बिना लीकेज के पैसा आपके खाते में आता है, उस लिहाज से एक जो अनरिजॉल्व्ड ग्रुप था, यानी कि जिन्हें बिना खातों की कोई पहचान नहीं थी, उनका भी योगदान अब भारतीय जीडीपी में है। इसे किस लिहाज से आप, जब हम आर्थिक संरचना में अहम बदलाव की बात करते हैं, देखते हैं? देखिए, जब ये जनधन खाते स्टार्ट किए गए तो बैंकों का एक मानना थी, एक धारणा थी उनकी कि ऐसे छोटे छोटे खाते खोलने से हमें फायदा नहीं होगा, हमारा खर्चा ज्यादा होगा और इसमें ज्यादा पैसा जमा नहीं होगा। लेकिन जब हम 10 साल के बाद देख रहे हैं कि 2,35,000 करोड़ रुपए इन खातों में जमा है, तो आज की डेट में बैंक भी ये मानते हैं कि वो गलत थे। और जो हमारे जनमानुष हैं जिन्होंने जनधन खाते खुलवाए हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये सारा पैसा जो है, जो पहले शायद कैश के रूप में रहता था, नगद के रूप में रहता था, ये बैंकिंग सिस्टम में आया है और उससे देश के विकास में, ये फर्दर लोन के माध्यम से या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था के उसको सुदृढ़ करने में ये पैसा यूज हो रहा है। बिल्कुल। और प्रशांत जी, क्योंकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अपटेक की बात करते हैं, जहाँ से क्रेडिट ऑफटेक होता है, और रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में या उसे और ज़्यादा हम कहते हैं ग्रीन जोन में पहुंचाने के लिए इस योजना ने अहम योगदान दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेवा से जब तमाम खाते जोड़े गए, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिकाओं को हम नकार नहीं सकते, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इस योजना का विस्तारीकरण अब और नए खातों की तरफ है। जी, इसमें अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ज्यादातर खाते जो हैं वो गाँवों में खुले हैं और ज्यादातर खाते महिलाओं ने खोले। बिल्कुल। एक्चुअली महिलाएं हमारे देश का ऐसा वर्ग था जो बैंकिंग सिस्टम से बहुत अछूता था, ना तो उनके पास खाता था, ना ही उनको कोई लोन मिलता था। तो आज की डेट में हमारे जो गाँव में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके पास खाते भी हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपना काम भी कर रहे हैं, रोजगार सृजन कर रहे हैं। और उनको जो जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है या बाकी अन्य योजनाएं हैं, NRLM है, उनके माध्यम से उनको ऋण भी मुहैया हो रहा है। तो ये सब कुछ जनधन खातों की वजह से ही मैं तो मानता हूँ कि ये हो रहा है। बहुत अहम बात आपने कही। 53 करोड़ के पार तो खाते पहुंच गए, जिसमें 55% जो हैं, अगर बात की जाए तो वो महिलाओं के जरिए, और कई रिपलिंग इफेक्ट्स इस योजना के देखे गए। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ये पूरा मार्केट जो है, जिसमें हम उम्मीद करें कि 325 बिलियन का होने वाला है 2030 में, इसमें भी हमने एक इजाफा होते हुए देखा, और उसकी भी वजह प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इसमें जो हमारे रुपए डेबिट कार्ड हैं, ये पूरे ई कॉमर्स एनेबल्ड खाते हैं। यूपीआई जो इन खातों के ऊपर करके लोग कर रहे हैं, तो इन सबसे ई कॉमर्स में भी मदद मिली है। और इनसे जो बेचने वाले हैं सामान, ना सिर्फ खरीदने वाले,
बल्कि जो बेचने वाले हैं ई कॉमर्स के माध्यम से बेच रहे हैं, उन दोनों को फायदा इससे। और जब हम वैश्विक पटल की बात करते हैं प्रशांत जी, तो हमने देखा कि एसबीआई की रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो क्राइम रेट है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई कि भाई आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आपने जनधन में डाला तो जो तमाम सोशल एंटी एलिमेंट्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें गिरावट आई। हमने देखा कि 2015 में जो वर्ल्ड बैंक के चीफ थे उन्होंने भी कहा कि इस तरह का जो मॉडल है ये कई जो विकासशील देश हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। G20 की रिपोर्ट तो इस बात की तस्दीक करती ही है। आपको क्या लगता है कि अन्य देशों के लिए भी कितना अहम उदाहरण है जनधन योजना, ताकि जिस सुदृढ़ आर्थिक प्रणाली की हम बात कर रहे हैं उस पर विकासशील देश इसे एडॉप्ट कर पाएं? ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो बैंकिंग को ये माना जाता था कि जिनके पास पैसा है उन्हीं के लिए बैंकिंग, तो वही लोग बैंक में जाते हैं, वही लोग बैंक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जनधन के माध्यम से ये सिद्ध हो गया है कि अगर हम पूरे जो हर एक तबके के लोग हैं, हमारे लोअर से लोअर क्लास के लोग भी जो हैं, अगर उनको हम बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो उनका जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होती है और ये पॉसिबल है। जनधन योजना ने करके दिखाया है कि ये इतना बड़ा जो काम है ये करना पॉसिबल है बहुत ही छोटे समय। और निर्णय लेने की सोच, अधिक सम्मान और आत्मविश्वास, ये जो 3 अहम कारक हैं, चाहे महिला है या फिर पुरुष है, उनमें इसका संचार करने के लिए एक ऊर्जा के तौर पर इस योजना ने क्रांतिकारी काम किया है। आप मानते हैं डॉक्टर प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि जनधन के ऊपर एक लोगों में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। उनमें ये आता है कि हम अपने पैसे को कैसे और अच्छे से यूज कर सकें। जैसा कि आपने बोला था, इससे क्राइम में कमी आई है, इससे जो पैसे को वेस्ट करने की टेंडेंसी थी शराब पीने की या किसी और की, उसमें कमी आई है और लोग अभी अपने पैसे का अपना समझबूझ के साथ और अच्छे के साथ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे अब पाइपलाइन में क्या है डॉक्टर प्रशांत कि किस तरह से हम एक और रोड मैप तैयार करेंगे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़ें? हालांकि कई जागरूकता अभियान चलाए गए और 2014 से लेकर अब तक जो हम आज देख रहे हैं ये उल्लेखनीय प्रगति है। अभी और किन स्तरों पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम किया जाना ज़रूरी है? जो हमारा जो मिनिस्ट्री जिस लक्ष्य के साथ चल रही है वो ये है कि अभी भी अगर कुछ हमारे अडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, जो जिनके पास अभी अपना खाता नहीं है, तो हम उनको जोड़ें। और जैसे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बोला कि हम 3 करोड़ से ज़्यादा खाते हर साल खोल रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इन सबको जोड़ें और इनको जो हमारी बीमा योजनाएं हैं, हमारी जो पेंशन योजनाएं हैं, तो उनके आवताव में लेके आए, ताकि ना सिर्फ उनको खाता मिल सके बल्कि उनका जो जीवन है उसमें उनको सुरक्षित भी हो। बिल्कुल, सुरक्षित सुगम जीवन, खास तौर पे जब आपके खाते में आपका अपना पैसा है और वो भी किस तरह से हस्तांतरित होता है डीबीटी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत, आप इस शो पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस योजना से जुड़ी तमाम अहम और जानकारियां साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जनधन योजना जो कि लाई गई थी वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए, लेकिन किसे क्या पता था कि 10 साल में अगर देखा जाए तो वो इतने कीर्तिमान स्थापित करेगी कि इसके विस्तारीकरण के लिए अब आपने जिस तरह से सुना और भी कई चरण आने वाले हैं। तो फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम सुर्खियों के साथ, जबकि अंदाज रहेगा फटाफट। नमस्कार। कोयला मंत्रालय ने 25 अगस्त तक कोयले के समग्र उत्पादन में वृद्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 25/8/2024 तक संचयी कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने से यह 370.67 मिलियन टन हो गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में हुए 346.02 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 7.12% की वृद्धि दर्शाता है। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत 8वीं अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता की। समिति ने तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में उभरते अन्वेषकों के लिए अनुसंधान एवं उद्यमिता हेतु अनुदान योजना के तहत 4 स्टार्टअप को मंजूरी दी है और प्रत्येक स्टार्टअप को लगभग 50 लाख रुपए के अनुदान प्रदान किया है। देशव्यापी स्तर पर लगाए गए 5G रेडियो या बेस ट्रांसीवर स्टेशनों की संख्या ने 4.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों से जानकारी मिली है। अक्टूबर 2022 में 5G सेवाओं के शुरू होने के 22 महीने बाद जुलाई के अंत में यह उपलब्धि हासिल हुई है।
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने देश में पिछले 10 वर्षों में रोजगार पैदा करने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार का उद्देश्य देश को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाना है। सरकार के मुताबिक एप्पल इकोसिस्टम में 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के लिए 2 प्लांट चलाता है और एप्पल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। करीब 1.5 साल से भारत की जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के बीच चल रहा विलय का विवाद आखिरकार खत्म हो गया। दोनों कंपनियों ने सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र और एनसीएलटी में एक दूसरे के खिलाफ दायर मामले वापस लेने की सहमति जताई है। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान देते हुए कहा कि यह समझौता नए उद्देश्यों के साथ स्वतंत्र रूप से भविष्य के विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने और उभरते मीडिया व एंटरटेनमेंट पर फोकस करने के लिए कंपनियों के बीच आपसी समझ से हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने आईपीओ की मंजूरी हासिल करने में फिर जुट गया है। उसने इस संबंध में सेबी को एनओसी हासिल करने के लिए आवेदन सौंप दिया है। मंगलवार को हुई एनएसई की सालाना आम बैठक में शेयरधारकों को यह जानकारी दी गई। HUL ने GSK से 3045 करोड़ रुपए में हॉर्लिक्स ब्रांड का अधिग्रहण किया है। इस विलय के जरिए बूस्ट, माल्टोवा और वीवा जैसे अन्य GSK-CH ब्रांड भी HUL के पोर्टफोलियो में शामिल हो गए। यह नोटिस ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन समूह से इंडिया हेल्थ फूड ड्रिंक के बौद्धिक संपदा अधिकार के अधिग्रहण के लिए किए गए खर्च 3045 करोड़ रुपए के स्रोत पर कर कटौती न काटने से संबंधित है। देश के टियर 3 शहरों से लेकर छोटे कस्बों में 40% से अधिक उपभोक्ता दैनिक आधार पर डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 45% लोग 2 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट की स्थिति पर चेंज इंडिया ने रिपोर्ट जारी की है। इन्वर्टर की डिमांड में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से इन्वर्टर डिमांड में उछाल आया है। इस योजना के चलते इन्वर्टर की डिमांड में 300% का उछाल आया है। मेरकॉम ग्रुप का कहना है कि इन्वर्टर की डिमांड में जोरदार उछाल बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में आयुष मंत्रालय की अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी है। अदालत ने मंत्रालय की 1 जुलाई की अधिसूचना पर रोक लगाई है, जिसमें पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया।